हेलो दोस्तों, आज से 2 दिन पहले हमने आरटीआई पे वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। और आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना के अधिकार 2005 के बारे में जानना और इससे लोगों को क्या लाभ होता है, उस लाभ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है तो आप सोच कर देखिए। अगर आपके गांव मोहल्ले में सड़क का निर्माण हो रहा है और वो सड़क भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है, यानी उस सड़क में ना तो सीमेंट भी कम मात्रा में मिलाया जा रहा हो, छड़ी की बात करें वो भी 3rd क्लास का लगाया जा रहा हो, और भी जो मटेरियल है सड़क के लिए वो बिल्कुल 4th ग्रेड का लगाया जा रहा हो और पूरे आपको भ्रष्टाचार दिख रहा हो, तो क्या आपको जानने का अधिकार नहीं है कि इस योजना में कितना पैसा आया है और कितना मटेरियल इस सड़क को बनाने में कितना मटेरियल का यूज होना चाहिए, जो कि यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है उस मटेरियल का कि नहीं, ये जानना आपका अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि आप अगर 1 रुपये का चॉकलेट भी लेते हैं ना तो उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट का। अगर 1 रुपये का माचिस भी खरीदते हैं ना तो आप गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स देते हैं। इसका सीधा मतलब है जब आप सरकार को टैक्स देते हैं तो उसी टैक्स के पैसे से सरकार इन्हीं सारी योजनाओं को चलाते हैं, और जब इन योजनाओं को चलाते हैं तो सरकार की जवाबदेही, सब सरकार का कर्तव्य है कि उस योजना में खर्च होने वाले 1 रुपये का हिसाब आपको दिया जाए। और आपका अधिकार है, और कानूनी अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है कि सड़क निर्माण हो या आपके गांव के स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो आपके स्कूल में कितने पैसे, मतलब कितना फंड्स आ रहा है सरकार के द्वारा, और उस फंड का, उस पैसे का सही से इस्तेमाल आपके स्कूल के शिक्षक जो प्रधानाध्यापक हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में जानना। और इसके अलावा अगर आपके गांव में किसी भी तरह का योजना संचालित हो रही है, चाहे नल जल योजना हो या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या महात्मा गांधी ग्राम सड़क योजना हो, ये सारी योजना, कोई भी योजना जो सरकारी दफ्तर से रिलेटेड है, उसमें उसके बारे में जानना कि उसमें कितना फंड का उपयोग किया जा रहा है, कितने पैसे का उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में जानना आपका कानूनी अधिकार है। और कानून आपको ये अधिकार देता है जिसको बोला जाता है आर्टिकल 19A में तो लिखा हुआ है, और लेकिन ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, संवैधानिक कानून है, वो आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत आपको मिला है। यानी आप किसी भी योजना में कितना पैसा लग रहा है, कितना फंड्स आ रहा है, इसके बारे में जानना, और आपको क्या क्या सुविधाएँ मिल रही है, और उस सुविधाओं को मिलने का आधार क्या है, और उस योजना में खर्च होने का आधार क्या है, और यहाँ तक नहीं, कौन से ठेकेदार, कौन सी एजेंसी को उस योजना का ठेका दिया गया, कौन से ठेकेदार, कौन सी एजेंसी को उस योजना का ठेका दिया गया है, उसके बारे में भी जानने का अधिकार है। और इतना ही नहीं, उस योजना में जो पैसा खर्चा किया गया है उसका रसीद आप दिखाएं, ये भी अधिकार आपको दिया जाता है। किसके अंतर्गत? सूचना के अधिकार 2005 यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। तो हमारे उस वीडियो को देखें, उसमें बिल्कुल तह बाय तह आपको जानकारी दिया गया है ताकि आप अच्छी तरीके से जानें और अपने अधिकारों को पहचानें। अब बात करते हैं कि हमने सूचना का अधिकार कहाँ हमने उपयोग किया और इसका क्या प्रभाव हम पे पड़ा, उसके बारे में बताते हैं आपको। हमने आज से करीब 1 महीने 10 दिन 20 दिन पहले यानी 26/10 को अपने स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हमने अपने प्रधानाध्यापक को, हालांकि हमने सोचा यार PIO यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, जैसे अगर हम शिक्षा के लिए सूचना मांग रहे हैं, तो हालांकि आपका काम है कि आप किसी भी ऑफिसर को दे दीजिएगा ना, तो उस ऑफिसर का काम है कि जो सूचना मांगा गया है उस अधिकारी तक आपके कागज़ को पहुंचाना। यानी आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप सूचना का अधिकार दे देंगे तो आपका कागज़ उस अधिकारी तक पहुंचेगा जहां से आप सूचना मांग रहे हैं। तो जैसे अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड सूचना मांग रहे हैं DO डिस्ट्रिक्ट से, तो अगर हम DM के पास भी हम अपने पत्र को भेज देंगे ना तो वो ट्रांसफ़र कर देगा DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को।
तो हमने सोचा यार डीईओ ऑफिस जाना में स्पीड पोस्ट करना या आईपीओ वहाँ के इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर्स को देना थोड़ा सा कठिन है। इससे अच्छा है कि हम अपने गांव के सरकारी स्कूल में सीधा प्रधानाध्यापक से को हम अपने आरटीआई फॉर्म को सौंप देते हैं। अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम तो लास्ट में डीईओ ऑफिस से ले लेंगे। तो हमने सबसे पहले प्रधानाध्यापक को व्हाट्सअप किया कि भाई हमें इससे रिलेटेड जितनी भी सारी सूचनाएं हैं वो सूचना देने का अधिकार कीजिए। हमने बस नॉर्मल सी मांग की कि 2021 से लेकर के 2025 तक जितना भी फंड्स हमारे स्कूल में आया है उस फंड्स का ब्यौरा दीजिए कि कितना फंड्स आया है, उसमें से कितने फंड्स को खर्च किया गया है और किसके द्वारा खर्च किया गया है, और जब खर्च किया जा रहा है तो किस आधार पर खर्च किया गया है, और खर्च करने वाले अधिकारी या इंजीनियर जिसके द्वारा खर्च किया गया है उसका हमें जानकारी दें। इसके साथ ही हमने बोला कि जो उसका रिसिप्ट है यानी कि संलग्न प्रतियां हैं वो प्रतियां दे कि यानी कि क्या उसे बोल सकते हैं, जो भी प्रति है यानी कितने रुपये का आपने सामान ख़रीदा उसका जो चालान है वो चालान हमें दीजिए। तो जब हमने इस तरीके की सूचना मांगा और साथ ही हमने बोला कि यार आप हमें एमडीएम यानी मिड डे मील का भी हमें ब्यौरा दें, साथ ही हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है तो उसे किस प्रकार का ग्रेड दिया जा रहा है। जैसे होता क्या है कि आपके बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और उसे क्लास 5 का स्टैंडर्ड का भी नॉलेज नहीं होता है, और शिक्षक क्या करते हैं उसे अच्छे खासे ग्रेड दे देते हैं। तो क्या होता है कि शिक्षक को ऊपर से दबाव नहीं बनता है, और इस वजह से आपके बच्चे 8वां में तो चला गया है लेकिन उसे क्लास 5 का भी नॉलेज नहीं रहता है, और ऊपर से शिक्षक पर दबाव भी नहीं बनता है। तो हमने बोला कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपने बच्चे को क्या ग्रेड दिया है वो ग्रेड हमें बताइए। अगर बच्चे 8 में है और उसे 5 का भी क्लास, अगर बच्चे 8वां में है अगर उसे 5वां का भी नॉलेज नहीं है और उसे आप ग्रेड ए दे देंगे तो तब तो वो तो गलत है। तो हमने उनसे ग्रेड भी मांगा। तो जब हमने इस तरह का सूचना का अधिकार हमने सीधे स्कूल वाले से मांगा यानी प्रधानाध्यापक से मांगा, तो उन्होंने सीधा हमें बताया कि भाई जो है अधिक पानी जमाव के कारण जो सारा ब्यौरा था वो सारा ब्यौरा गल गया। तो भाई हमने कहा यार गल गया तो उसका हमें प्रमाण पत्र दे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमारे गांव में ऐसा बाढ़ आया हो जिससे वो प्रमाण पत्र जल गया हो। तो हमने बोला सीधा आप हमें कब बाढ़ आया था और उस बाढ़ में क्या क्या हानि हुई थी उसका हमें प्रमाण पत्र दें। तो हेडमास्टर द्वारा तो दिया नहीं गया, तो हमने सीधा उसके बस 10 से 11 दिन के बाद 11/10 को हमने 10/11/25 को हमने स्पीड पोस्ट किया, सीधा स्पीड पोस्ट उस आरटीआई का स्पीड पोस्ट किया। अब हम डेटा डीईओ ऑफिस से मांग रहे हैं। जब हमने डीईओ ऑफिस से संपर्क किया, अभी लगभग 20 दिन हुआ है, तो आरटीआई आने में 30 दिन का कम से कम 30 दिन का समय लगता है। सॉरी, अधिक से अधिक 30 दिन का समय लगता है, उससे अधिक नहीं लगता। उससे अधिक लगता है तो फिर फर्स्ट अपील डालना पड़ता है। तो हमने कहा यार ठीक है 20 दिन हो चुका है, हम डीईओ ऑफिस से कॉल करते हैं वो क्या बताते हैं। तो जब हमने डीईओ ऑफिस से कॉल किया तो वो बताया कि बेटा आप जो दिए हैं फॉर्म, आपने जो आवेदन दिया है वो आवेदन हमें रिसीव हो गया है, हम कॉलेज से डेटा मंगा रहे हैं, आपको डेटा जैसे ही आता है हम आपको डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे, भेज देंगे। तो हमने बोला ठीक है भाई। हमने ये भी बोला कि हमने सीधा मांगने का प्रयास किया स्कूल में, तो वो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक है वो हमें डेटा नहीं दिए। तो उन्होंने बोला बेटा आपको डेटा नहीं दिया लेकिन हमें तो देगा ना, अगर मान लिया जाए कि आपको डेटा नहीं दिया, इनकार कर दिया, तो हमें तो देगा ना। तो हमने बोला हाँ सर आपको तो देगा ही। तो उन्होंने बोला ठीक है हमें जैसा ही देगा हम आपको डेटा दे देंगे, और हाँ 30 दिन के अंदर अंदर डेटा देना आपका हमारा काम है, 30 दिन होने दीजिए हम दे देंगे, 30 दिन से पहले दे देंगे। तो बोले ठीक है भाई। अब इसका रिफ्लेक्शन हमें क्या हुआ, तो रिफ्लेक्शन में देखिए क्या हो रहा है कि भागवत सर जो कि हमारे प्रधानाध्यापक हैं वो हमारे गाँव के मुखिया और यानी हमारे पंचायत के मुखिया और हमारे गांव के आसपास के जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उसके द्वारा हमारे गांव घर में भेजा जाता है। घर में भेज करके हमें बताया जाता है कि भाई जो तुमने डेटा मांगा है वो रिसीव दबाव बनाया जा रहा है कि जो भी आप जानकारी मांग रहे हैं वो जानकारी आप जो है रिसीव कर लीजिए, यानी रिसीव नहीं मतलब कि वो जानकारी आप रिटर्न कर लीजिए। तो हमने बोला कोई हमारा सेठ नहीं है, हम किसी का बात मानते नहीं हैं, इसलिए आप हमको तबाह ना करें। हम डेटा मांगना हमारा अधिकार है, आरटीआई के तहत हमने डेटा मांगा है, डेटा मांगना अधिकार है। आप लोग अगर हमें ऐसे करते हैं तो हम आगे जा कर के थाने में एनसीआर डाल देंगे। तो दूसरी बात, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे वार्ड कमिश्नर के द्वारा हमें एक फर्जी एफिडेविट भेजा गया कि आप जो है
इस पे लिख दीजिए कि हम डेटा नहीं चाहते हैं। तो मैंने बोला यार हम डेटा चाह रहे हैं तो आप हमसे लिखित क्यों मंगवा रहे हो? साथ ही हमें पैसे भी देने के लिए तैयार है भाई, हम 50 पैसे भी नहीं ले सकते। साथ ही उन्होंने हमें पैसे भी देना चाहा, लेकिन भाई हम पैसे क्या करेंगे, जब हम डेटा मांग रहे हैं तो आप हमें डेटा दे दीजिए। तो इसके अलावा भी एक दिन और भी शिक्षकों द्वारा बोला गया कि यहाँ के कुछ 4-5 बच्चों द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। हम क्यों दबाव बनाएंगे? आज तक तो हमने कभी डंडे नहीं चलाए हैं, हमने डेटा मांगा है। हमने डंडा नहीं चलाया, डेटा मांगा है शिक्षकों से। तो आप बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा अधिकार है डेटा मांगना। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप आरटीआई, अगर आप भी आरटीआई करेंगे तो वो आप पे प्रेशर बनाएगा। अगर जिसने भ्रष्टाचार किया है वो तो आप पे प्रेशर बनाएगा, लेकिन अगर आप डरते नहीं हैं किसी से तो आप उस प्रेशर को हैंडल कीजिए। और हम लोग डेटा इसलिए मांग रहे हैं कि 2012 में हमें विज्ञान दिवस के मौके पे 5000 रुपये मिला था, जिसमें से 500 रुपये हमें दिया गया और 4500 रुपये खुद भागवत सर द्वारा हजम कर लिया गया था 2012 में। और वो आग तो हमें अभी तक जलता रहा हमारे अंदर। और इसके ये तो मानिए पैसे वाली बात थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि हमारे शिक्षकों द्वारा, यानी हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा हमारे गांव के करीब 100 बच्चे का उम्र बर्बाद किया गया। ये उम्र किस रूप में बर्बाद किया गया? तो 8वां पास, अगर कोई बच्चा 8वां पास करता है तो ज़्यादा 14 से 15 वर्ष उम्र होना चाहिए, लेकिन उसके द्वारा क्या किया गया है, 8वां पास करने वाले बच्चों का जो उम्र है वो 5 से 6 वर्ष बढ़ा करके 18 से 19 वर्ष, किसी का 20 वर्ष कर दिया। यानी कि 14 से 15 वर्ष में पास करना चाहिए था 8वां विद्यार्थी को, उसको पास किया गया 19 से 20 वर्ष में। आप सोच कर देखिए, वो बच्चे जिसका सिर्फ 8वां पास हुआ है 19 से 20 साल में, जब वो ग्रेजुएशन करेंगे तो उसका उम्र कितना हो जाएगा? तो 4 दूँ 6, 6 दूँ 8, यानी ग्रेजुएशन करते करते वो 29-30 के हो जाएंगे। आप बताइए, जब बच्चे ग्रेजुएशन करते करते 29-30 की उम्र में वो बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर वो कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कब करेंगे? क्या उसके पास इतना उम्र बचेगा कि वो कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर सके? यही वजह है कि हमारे गांव में, राधानगर बेलदरिया में, आज एक भी बच्चे कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका उम्र बचा ही नहीं कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करने का। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद तो बच्चों को समझ आता है कि हमें करना क्या है। अब वो तो जनरल बच्चों की बात है। आप देखिए ना, आईआईटी किए हुए, आईआईटी से इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे, आईआईटी से इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे को समझ आता है कि यार हमारा आईआईटी इंजीनियरिंग हो गया है। उस एडवांस लेवल बच्चे को समझ आता है कि हमारा तो इंजीनियरिंग हो गया है। फिर उसके दिमाग में आता है हमें तो सिविल सर्विस में जाना चाहिए था। सोचिए, आईआईटी के बच्चे को समझ आया ग्रेजुएशन करने के बाद कि हमें सिविल सर्विस में जाना है। तो हम लोग तो एक लोएस्ट, मतलब कि गाँव के लड़के हैं। हम जब हमारा उम्र ग्रेजुएशन करते करते ही 30 वर्ष हो जाएगा तो हम आगे कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कैसे करेंगे? और हम नहीं, बल्कि हमारे गांव के लगभग 100 बच्चे जो पढ़ने वाले थे, अब वो बच्चे करेंगे क्या? बस वो बच्चे पढ़ लिख कर मजदूरी करने गोवा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके पास समय ही नहीं रहा कि वो कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करके वो सरकारी कर्मचारी बने। तो ये जो आग था हमारे गांव के सभी बच्चों के लिए, ये आग तो हमारे जलता है। तो हम यही सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान इतना घटिया है तो इसने करप्शन किया ही होगा। हम डेटा निकाल रहे हैं, अगर करप्शन किया है तो भाई बचेगा कोई नहीं। अगर करप्शन किया है तो आगे का तैयारी हमारे पास है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस आप लोगों से यही कहेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग साथ साथ मिलकर चलिए। क्योंकि गलत आज हमारे गांव में हुआ है तो कल होकर के गलत आपके भी गांव में होगा। तो जनरल सा है, सबका एक ही रूल है, चाहे गलतियां कितनी भी हो, उसका एक ही प्रिंसिपल है कि सही डायरेक्शन फॉलो करना। तो आप सही डायरेक्शन, अपने गांव में भी अगर गलत होता है तो वहाँ सही डायरेक्शन फॉलो करें। इसके लिए आज हमें और हमारे साथ जो आगे बढ़ने वाले हैं उसे सपोर्ट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको क्या सुझाव देना चाहते हैं वो भी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।